बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिस्ट्रस क्या होता है और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं और इसकी इटियोलॉजी और इसकी कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है और उसके अलावा इसकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है एनिस्ट्रस की, ये हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। कि एनिस्ट्रस क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एनिस्ट्रस क्या होता है। एनिस्ट्रस की डेफिनेशन को हम रिकॉल करने से पहले हम ईस्ट्रस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमें ईस्ट्रस का पता होगा तो ईस्ट्रस के बाद जो उसकी अबनॉर्मलिटी है वो हम डिस्कस कर सकेंगे। अच्छा, ईस्ट्रस क्या होता है कि एक एनिमल में जो रिपीटिंग साइक्लिक एक्टिविटी आफ्टर 21 डेज़, हर 21 या 22 दिन के बाद किसी भी काऊ में या बफलो में जो रिप्रोडक्टिव साइक्लिक एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं ईस्ट्रस। तो ईस्ट्रस को हम सिंपल वर्ड्स में हीट भी कह सकते हैं कि एनिमल जब हीट में आता है तो उसको हम ईस्ट्रस कहते हैं कि वो अपने आप को इस काबिल करता है कि उसकी ब्रीडिंग की जाए या उसके ऊपर एनिमल जो काउज हैं वो माउंट करें या कोई बुल है, मतलब जो उसका ब्रीडर बुल है वो उसके ऊपर माउंट करे, उसके साथ ब्रीडिंग करे, उसको हम कहते हैं कि हीट या ईस्ट्रस। अच्छा, ईस्ट्रस में हम अगर बात करें, एनिस्ट्रस की बात करें तो एनिस्ट्रस हम कहते हैं कि एनी डिसरप्शन इन साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ आ काऊ और बफलो, किसी भी बफलो या काऊ की जो साइक्लिक एक्टिविटी है, जो हीट है, उसकी हीट में अगर डिसरप्शन हो रही है या हीट नहीं आ रही, एनिमल अपनी जो साइक्लिक एक्टिविटी उसको बरकरार नहीं रख सकता, तो उसको हम कहते हैं कि एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस की अगर हम बात करें तो उसकी जो मेनली दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कि ट्रू ईस्ट्रस, एक को कहते हैं कि सब ईस्ट्रस। अगर हम बात करें ट्रू ईस्ट्रस की तो ट्रू ईस्ट्रस में एनिमल की जो ओवरीज होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, टोटली इनएक्टिव होती हैं, उनमें कोई भी फॉलिकल या सीएल, कोई भी मतलब उनके ऊपर ना फॉलिकल होता है ना सीएल होता है, तो फ्लैट ओवरी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ट्रू एनिस्ट्रस। ट्रू एनिस्ट्रस और दूसरा सब ईस्ट्रस। सब ईस्ट्रस में जो एनिमल होता है वो अपनी जो साइक्लिक एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा शो नहीं करवाता या मतलब वो ओवरलुक हो जाता है, उसको प्रॉपर हम सही तरह से मतलब ऑब्ज़र्व नहीं करते, या उसमें साइलेंट हीट होती है अपनी तरफ से, उसमें जो रिप्रोडक्टिव की जो साइक्लिक एक्टिविटी होती है वो मतलब बहुत कम शो हो रही होती है, या उसमें साइलेंट हीट होती है, तो उसको हम कहते हैं, या उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हीट के, जो प्रॉपर बाउंटिंग एक्टिविटी होती है वो हमें नहीं नज़र आती, तो उसको हम कहते हैं कि सब ईस्ट्रस। अगर हम रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्री प्यूबर्टल, एक होती है पोस्ट सर्वस। प्री प्यूबर्टल ये हो सकती है कि एक हीफर है या एक मतलब जो काफ है उसकी एक प्रॉपर पुबर्टी अटेन नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं प्री प्यूबर्टल हीफर्स में। दूसरी हो सकती है कि पोस्ट सर्वस एनिस्ट्रस, एक एनिमल में हमने एआई कर दिया, उसमें उसकी सर्वस हो गई है, उसकी ब्रीडिंग हमने करवा दी है, तो ये नॉर्मल अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि पोस्ट सर्वस एनिस्ट्रस। उसमें पोस्ट सर्वस में प्रेगनेंसी के अलावा और भी रीज़न हो सकती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा होती है तीसरी आ जाती है पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस। एनिमल ने काविंग कर दी है, उसकी पार्चुरेशन हो गई है, तो उसकी पार्चुरेशन के बाद उसमें जो एनिस्ट्रस की जो कंडीशन है वो डेवलप होगी, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस। एक आ गई पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस जो पार्चुरेशन के बाद होगी, एक आ गई प्री प्यूबर्टल जो हीफर्स में हो सकती है। अच्छा, दूसरी आ गई पोस्ट सर्वस एनिस्ट्रस जो इंसेमिनेशन या बुल ब्रीडिंग के बाद अगर एनिमल में एनिस्ट्रस की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट सर्वस एनिस्ट्रस। अच्छा, उसके बाद और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, वो हम भी डिस्कस करेंगे। कंजेनिटल, न्यूट्रिशनल एंड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में उसमें डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं, कंजेनिटल में उसकी पैदाइशी तौर पे उसमें मसाइल जो आते हैं उसको हम कहते हैं कंजेनिटल, और न्यूट्रिशनल में आएगा कि अगर उसमें हम जो उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, उसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं हम दे रहे, उसमें जो उसको ट्रेस मिनरल्स या वाइटमिन्स या उसको एनर्जी चाहिए होती है, अगर वो हम उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर उसको नहीं दे रहे तो उसमें एनिस्ट्रस डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस, एडवांस और रिसेंट जो स्टडी है उसमें इसकी न्यू क्लासिफिकेशन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एनिस्ट्रस। ये है
पोस्टपार्टम एनिस्टस की टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। फॉलिकुलर पूल की बुनियाद के ऊपर अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो टाइप 1, 2 एंड 3 एंड 4 है। तो टाइप 1 में ग्रोथ होगी फॉलिकल्स की, लेकिन यह है कि उसमें डेविएशन नहीं होगी, मतलब ग्रोथ होगी, डेविएशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, टाइप 2 आ गया। टाइप 2 में ग्रोथ होगी, डेविएशन भी होगी, और उसके अलावा जो फॉलिकुलर एट्रेजिया है वो इसमें हो जाएगा, मतलब फॉलिकल का एट्रेजिया हो जाएगा, उसमें डेथ हो जाएगी फॉलिकल की, वो प्रोमिनेंट नहीं होगा, प्रॉपर उसकी ओवुलेशन भी नहीं होगी, ना उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। अच्छा, टाइप 3 एनिस्टस में क्या होगा, उसमें ग्रोथ भी होगी, उसमें इमरजेंस भी होगी, डेविएशन भी होगी, लेकिन यह है कि उसमें ओवुलेशन नहीं होगी, और साथ उसमें जो फॉलिकुलर सिस्ट या ल्यूटियल सिस्ट में वो तब्दील हो जाएगा। मतलब इसमें ओवुलेशन नहीं होगी, अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो उसमें फॉलिकुलर सिस्ट बनेगी या ल्यूटियल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, टाइप 4 में क्या होता है कि उसमें ग्रोथ भी होती है, इमरजेंस, ग्रोथ, डेविएशन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। उसमें ओवुलेशन भी हो जाती है, लेकिन यह है कि ओवुलेशन होने के बावजूद इसमें जो सीएल होता है वो परसिस्ट कर जाता है, इसमें परसिस्टेंट सीएल बन जाता है, तो फिर भी एनिमल एनिस्टस की कंडीशन में चला जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पोस्ट सर्वस एनिस्टस। पोस्ट सर्वस का क्या मतलब है, मतलब एनिमल में हमने एआई कर दिया, इंसेमिनेशन कर दिया, या उसमें जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो हमने करवा दिया, उसकी सर्वस हो गई है। उसके बाद अगर एनिमल एनिस्टस की कंडीशन शो करता है, उसमें एक नॉर्मल जो चीज़ है वो प्रेगनेंसी, अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसमें एनिस्टस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ये नॉर्मल है। अगर हम उसमें बात करें पोस्ट सर्वस एनिस्टस में प्रेगनेंसी के अलावा, उसमें एक तो ये है कि पायोमेट्रा में परसिस्टेंट सीएल होता है, तो जिसकी वजह से एनिमल एनिस्टस में आ जाता है। उसके अलावा फीटल ममिफिकेशन हो सकती है, फीटल मैसीरेशन हो सकती है। इसके अलावा ये होता है कि जो हीट डिटेक्शन फेलियर, अगर एनिमल 21 दिन बाद हीट में आ गया, या उसमें साइलेंट हीट आ गई है, या अगर हमारी वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आया एनिमल, तो उसको हम कह सकते हैं कि एनिमल एनिस्टस ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर अगर बन जाता तो उसमें मतलब एनिस्टस कंडीशन डेवलप हो जाती है पोस्ट सर्वस एनिस्टस। अब हम बात करते हैं कि प्री पिबर्टल के जो फैक्टर्स हैं, प्री पिबर्टल एनिस्टस की अगर कंडीशन है तो उसमें सबसे पहले आ जाती है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकती है। उसके अलावा कोई डिजीज़ हो सकती है जिसको हम बोवाइन वायरल डायरिया कह सकते हैं, BVD, बोवाइन वायरल डायरिया। जो ओवरीज़ हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, लाइक फ्री मार्टन। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो पुअर है, तो उसकी वजह से भी एनिस्टस आ जाती है, मतलब प्री पिबर्टल। हीफर है, उसकी ग्रोथ जो पुअर है, पुअर ग्रोथ की वजह से भी इनमें जो एनिस्टस है वो आ जाती है प्री पिबर्टल एनिस्टस। उसके बाद आ जाता है टॉपिक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस कर ली। उनके अलावा जो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसमें एक तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाता है सकलिंग रिफ्लेक्स। जब एक काऊ को उसका जो मतलब काफ है उसको शकल करता है, तो उसको शकल करने की वजह से इसमें एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो प्रोलैक्टिन, ये मदरिंग हार्मोन है। तो जब तक एक काफ अपनी डैम को शकल करता रहता है तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से एनिमल में जो ल्यूटिनाइजिंग एक्टिविटी है या GnRH एक्टिविटी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल एनिस्टस कंडीशन में चला जाता है, वो प्रॉपर हीट में नहीं आता प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से ड्यू टू सकलिंग रिफ्लेक्स। अच्छा, उसके बाद आ जाती है पुअर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। उसमें आ जाती है या तो हम उसको प्रोटीन ज़्यादा दे रहे हैं, या उसको एनर्जी हम कम दे रहे हैं, या उसमें हम जो उसको ट्रेस मिनरल्स हैं जो उसको रिक्वायर्ड हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी साइकिलिक एक्टिविटी को नॉर्मल रखने के लिए, जो हम उसको ट्रेस मिनरल देते हैं, वाइटामिन्स देते हैं, या उसको मिनरल्स देते हैं, अगर हम प्रॉपर उसको नहीं देते तो उसकी वजह से एनिमल की जो ओवरी है वो इनएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल एनिस्टस कंडीशन में चला जाता है। उसके अलावा उसमें फोलिकुलर सिस्ट हो सकती है, ल्यूटियल सिस्ट हो सकती है, या उसके अलावा प्लेसेंटा के केसेस हो सकते हैं, उसमें मेट्राइटिस हो सकती है, उसमें मेट्राइटिस हो सकती है, पायोमेट्रा हो सकता है, या प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। उसके अलावा हाइड्रोएमनियाट्स हो सकती है, या हाइड्रोएलेंटाइसिस में ये है कि कोरियोलेंटाइस और जो एमनियान होती है उसमें फ्लूइड मतलब भर जाता है, तो जिसकी वजह से एनिमल में भी एनिस्टस डेवलप हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात, साथ हम बफलो की भी बात कर लेते हैं कि बफलो एक साइलेंट उसमें हीट होती है या उसमें एनिस्टस ज़्यादा होता है, तो उसमें
जो साइलेंट हीट है वो क्यों होती है वो हम डिस्कस करेंगे। साइलेंट हीट होने की एक मेन रीज़न ये है कि एनिमल जो बफलो है इसमें हीट स्ट्रेस जो होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है। इसका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो एज़ कम्पेयर टू कोज़ वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो उसकी वजह से एनिमल को हीट स्ट्रेस ज़्यादा होती है। तो हीट स्ट्रेस के ज़्यादा होने की वजह से गर्मियों में ख़ासकर, मतलब जो अगर सीज़नल की बात करें तो गर्मियों में बफलोज़ में जो हीट स्ट्रेस की ज़्यादा होने की वजह से एनिमल में एनीस्ट्रस कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो दूसरा ये है कि उसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसमें हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो GnRH एक्टिविटी है बफलो की वो स्लो हो जाती है। तो जिसकी वजह से एनिमल में हीट स्ट्रेस की वजह से हीट जो इसकी साइकिलिक एक्टिविटी है, जो उसकी ईस्ट्रस कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं होती, उसमें एनीस्ट्रस आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं, तो स्वेट ग्लैंड्स कम होने की वजह से इसमें हीट डेसिपेट कम होती है, तो इसमें हीट स्ट्रेस ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जो बफलोज़ हैं उनमें जो ब्रीडिंग सीज़न है वो सर्दियों में ज़्यादा मतलब एनिमल हीट में आते हैं। और दूसरी यह है कि इसमें वैसे भी साइलेंट हीट होती है, इतनी ज़्यादा जो इसकी माउंटिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें जस्ट बैलिंग एक्टिविटी होती है या मिक्सचरेशन इसमें आती है। ये मोस्टली जो हम इसमें ऑब्जर्वेशन में देखते हैं साइंस, या उसमें म्यूकस डिस्चार्ज आ सकता है, ये चीज़ें होती हैं अगर हम कीनली उसको ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, अगर हम बात करें कि एनीस्ट्रस की जो कंडीशन है वो हमने डेवलप नहीं होने देनी, तो उसका यही है कि आप एनिमल को प्रॉपर बैलेंस डाइट दें, उसको जितनी रिक्वायर्ड उसकी एनर्जी है, उसमें जो ट्रेस मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी प्रॉपर अगर हम उसको बैलेंस डाइट देते हैं तो उसमें एनीस्ट्रस नहीं होती। दूसरा यह है कि अगर हम सकलिंग रिफ्लेक्स को हम कम कर दें या काव्स में वीनिंग करवा दें, ठीक है, जल्दी, तो उसकी वजह से भी मतलब एनीस्ट्रस की कंडीशन को हम कोप अप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जितनी ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतनी ज़्यादा ही मतलब जितनी भी बीमारियां हैं रिलेटेड उसकी पायोमेट्रा से रिलेटेड, या उसमें कोई कंजेंटल प्रॉब्लम्स हैं या उसमें कोई डिजीज़ हैं जिसकी वजह से उसमें एनीस्ट्रस हो सकती है, या उसमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की वजह से उसमें हो सकती हैं, तो वो अगर हम उसको अच्छी मैनेजमेंट देते हैं तो उसकी वजह से एनिमल में साइकिलिक एक्टिविटी मेंटेन रहती है। हम उसको हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोनल अगर प्रॉपर एक एनिमल में मतलब हम हार्मोन्स लगा के उसको साइकिलिक एक्टिविटी में डाल सकते हैं कि बाज़ का ऐसे होता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, उसमें GnRH या PG, या उसके अलावा हम उसको प्रोजेस्टेरोन वाले प्रोटोकॉल्स लगा के उसको एनिमल को साइक्लिक एक्टिविटी में डाल सकते हैं, उसमें जो एनीस्ट्रस है वो हम कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।